नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। इंदिरा हृदय के निधन से उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदिरा हृदय के जाने के बाद कांग्रेस की राजनीति अब हरीश रावत और प्रीतम सिंह के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। ऐसी संभावना है कि 2022 के चुनाव का सारा दारोमदार इन्हीं दोनों नेताओं पर ही रहेगा। 22 में विक्ट्री के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए और फिर इस पर बहस करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस पर नियति की मार, हरीश प्रीतम पर 2022 का दारोमदार, बीजेपी के लिए भी चुनौती बरकरार। आपका कैसे होगा बेड़ा पार? डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन से उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कांग्रेसी सदमे में हैं। इसे नियति की मार ही कहेंगे कि अपने जिन शत्रपों के दम पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, उनमें से एक इंदिरा हृदय नहीं रही। अब कांग्रेस की पूरी चुनावी सियासत हरीश रावत और कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह पर केंद्रित हो गई है। ऐसी संभावना है कि कांग्रेस आलाकमान अब उत्तराखंड में हरीश रावत का ज्यादा उपयोग करेगा। कुमाऊं में राजनीतिक अनुभव के तौर पर इंदिरा बेशक कांग्रेस में हरीश रावत से भी पुरानी नेता रही हैं, लेकिन राज्य के नेता के तौर पर जो धाक और स्वीकारिता हरीश रावत की है, वो इंदिरा की नहीं रही। इंदिरा हृदय का कुमाऊं की राजनीति में तो दखल रहा, लेकिन वैसा प्रभाव नहीं दिखा जैसा हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में रहा। कद और प्रभाव के लिहाज से हरीश रावत को कुमाऊं की राजनीति तक सीमित नहीं किया जा सकता। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कांग्रेस उनका उपयोग व्यापक रूप में ले सकती है। सियासी जानकारों का मानना है कि कुमाऊं में पार्टी के दो प्रमुख नेता विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक करण माहरा हैं, जिनमें से किसी एक को पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाकर कुमाऊं की जिम्मेदारी सौंप सकती है। इंदिरा जी की कमी को हम हमेशा महसूस करेंगे, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो संकल्प था, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उनका जो बताया हुआ रास्ता था, वो हमारे सामने इंदिरा जी के रूप में ही खड़ा है। तो इसलिए उसको पूरा करने के लिए, हम उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो चाहती थी राज्य में कांग्रेस की सरकार बने। तो अब जब वो नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उनकी इच्छा को पूरी करें। 2022 में अगर कांग्रेस हरीश और प्रीतम को आगे रखकर चुनाव लड़ती है तो भाजपा के लिए भी चुनौती बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी के नेता ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही उनका मजबूत आधार स्तंभ है और 2022 की तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, एक मजबूत संगठन माना जाता है और हम अपने संगठन की बदौलत जो है हर चुनाव को जीते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारी 6 वर्ष की केंद्र की सरकार की उपलब्धि और 4 वर्ष के उत्तराखंड के जो बहुआयामी विकास कार्य हमने किए, उसकी बदौलत 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ फिर से उत्तराखंड में सरकार में। 2022 का मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के प्रशासन और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी ने 5 साल में दिल्ली में करके दिखाया है और एक नई प्रकार की राजनीतिक शुरुआत की है, उसके बीच होने वाला है। उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। नवंबर महीने में कभी भी चुनाव आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। वर्तमान में जो राजनीतिक हालात बने हैं, उनके रहते अब प्रदेश कांग्रेस में किसी तरह की उठापटक की संभावनाएं कम ही हैं। हरीश रावत और प्रीतम सिंह अब कांग्रेस आलाकमान की उम्मीदें हैं, जिनके दम पर पार्टी मिशन 2022 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने उतरेगी। वहीं आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल के दम पर चुनावी वैतरणी पार करने की जद्दोजहद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जी हां, अब एक बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस भी पूरी तरीके से ताल ठोक रही है कि हर हाल में हम सत्ता में आ रहे हैं, वहीं बीजेपी ने बार बार ये दोहराया है कि हम अपने कामकाज को लेकर, अपने प्रशासनिक क्षमता को लेकर जो हमने जनता के बीच कार्य किए हैं, उस कार्य के बदौलत जनता सिर्फ हमें चुनेगी और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। आम आदमी पार्टी भी वहां पर जमीन तलाश रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुमाऊं की राजनीति को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के 3 छत्रप जिस पर पूरे दारोमदार देखे जा रहे थे और हरीश रावत जिस तरीके से प्रदेश से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे और बार बार उनका ये प्रेशर था, दबाव था कि उन्हें फिर से चेहरा घोषित किया जाए उत्तराखंड में और वो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस ने ये तो स्पष्ट कर दिया था कि
चेहरा किसी का घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन दारोमदार इन्हीं तीनों छत्र पर रहा, यानी हरीश रावत, प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय अब नहीं रही। अब सवाल यह उठता है कि कुमाऊं की राजनीति में एक सूनापन सा है, कांग्रेस के लिए वहां एक बड़ी चुनौती आ गई है, वहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि क्या हरीश रावत, क्योंकि अब सीधे सीधे ये दिख रहा है कि अब कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई खींचतान नहीं है, इंटरनल जो राजनीति होती थी जो चेहरे को लेकर, वो अब वहां पर नहीं दिख रहा है। तो हरीश रावत मजबूती के साथ, यानी सबसे ज्यादा मजबूती के साथ वो चेहरे के तौर पर दावेदार वहां हो सकते हैं और उनके कंधे पर यह बोझ डाला जा सकता है। लेकिन इस बीच हम ये समीकरण जान लेते हैं कि अब ये जो लड़ाई है वो कितने महत्वपूर्ण होगी, किस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई होगी। सबसे पहले नवीन ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के हमारे नेता जो जुड़ेंगे यहाँ पर, अभी उससे कुछ देर बाद जुड़ेंगे। किशोर उपाध्याय, कांग्रेस के नेता, इस वक्त जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय भट्ट, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जय सिंह रावत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय सिंह रावत जी, हम आप ही से जान लेना चाहते हैं, फिर हम नेताओं से बात करेंगे। इस वक्त जो उत्तराखंड के जो राजनीतिक हालात हैं, खासकर बीजेपी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है, क्या लगता है आपको कि अब उत्तराखंड के राजनीति में सीधे सीधे टक्कर होगी? किसी प्रकार का कोई जो है अब वहां परेशानी नहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच चेहरा को लेकर? देखिए, उत्तराखंड में अभी तक जो टू पार्टी सिस्टम रहा है, एक बार कांग्रेस आती रही है, एक बार बीजेपी आती रही है, लेकिन इसके साथ दूसरे प्लेयर भी रहे हैं। पहले जैसे बीएसपी थी, बीएसपी को पहले 8 सीट मिल गई थी, वो घटते घटते 7 हुआ, उसके बाद अब खत्म हो गई। उसके बाद रहा यूकेटी, जो तीसरी शक्ति बनने की कोशिश में रही है। यूकेटी पहले 4 रहा, 3 रहा, फिर 1 रहा, फिर 2017 में वो भी गायब हो गए हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड रक्षा मोर्चा ने यूकेटी की जगह लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए जी। अब ये क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी के भट्ट जी मुस्कुरा रहे हैं। अब ये भी एक ताकत तो ही है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार दूसरा टर्म भारी मोहब्बत से जीती है और दिल्ली में उत्तराखंड के लाखों लोग हैं, तो निश्चित रूप से भाई वो अपनी संभावनाएं उत्तराखंड में तलाशेंगे। लेकिन उनको देखा जाना है, उनका कितना दमखम है। ये तो आने वाला चुनाव जो संभवतः 2022 में होगा, लेकिन इन द मेन टाइम यहाँ पर कुछ और राजनीतिक कुछ उठापटक होने की संभावना है उपचुनाव के कारण, क्योंकि उपचुनाव यहाँ फिलहाल संभव नहीं है और मुख्यमंत्री जी को उपचुनाव लड़ना ही था, तभी तो वो बने रहेंगे जी। बहरहाल आपका क्या परफॉर्मेंस है वो तो आने वाला चुनाव देखेंगे, लेकिन अभी तक जो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में ही होती रही है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और उसमें एक और रहा है, यहाँ एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है ट्रेंड रहा है वोटर्स का, वोटिंग का। तो 60% अब तक विधायक हारते रहे हैं और 80% मंत्री हारते रहे हैं। मतलब यहाँ उत्तराखंड में जो सत्ता विरोधी लहर ऐसी चलती है, इतनी एंटी। और इस दौरान आप समझते हैं कि कोरोना महामारी ने हालात बहुत विकट कर दिए। बिल्कुल, और ये हुआ था बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई का आज ही रिपोर्ट है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। 2017 में हरीश रावत जी अपनी सीट हार गए थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी। यस, और 2012 में खंडूड़ी जी हार गए थे जी, मुख्यमंत्री रहते हुए। बिल्कुल, अब सवाल ये उठता है, सबसे जो महत्वपूर्ण है जय सिंह जी, हम आपसे ही जानना चाहेंगे अभी, इसके बाद हम जाएंगे नेताओं के पास, कि अब क्या समीकरण आपको दिख रहा है वहां पर? ठीक है, 2000 जब से उत्तराखंड बना है तब से अब तक वहां पर एक के बाद यानी कांग्रेस और बीजेपी ये सिलसिलेवार तरीके से आते रहे हैं, लेकिन वहां पर नेताओं के जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कभी लोग वोट नहीं देते, लोग बदल देते हैं अपने आप को। और बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि हमने बहुत सारे कार्य किए हैं और जनता हम ही को वोट करेगी, लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये आ गई है कि हरीश रावत पिछले जो विधानसभा चुनाव है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए थे, लेकिन कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं है। क्या कांग्रेस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है? कांग्रेस के सामने तो निश्चित रूप से चुनौती, तो कांग्रेस के सामने देश भर में चुनौती है जी, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का फिर भी काफी आधार है। और जहां तक नेतृत्व का सवाल है, उत्तराखंड में पहले तो हरीश रावत सबसे बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, और कम से कम कांग्रेस पार्टी में तो
हरीश रावत से बड़ा कोई नेता नहीं है। बिल्कुल, अभी अभी जी जो उत्तराखंड में मास लीडर है। और अगला जो चुनाव होगा, ये कटु सत्य है, बिना हरीश रावत के उत्तराखंड में कांग्रेस की नैया बड़ा मुश्किल है पार लगना। जी किशोर उपाध्याय जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, इंदिरा जी के जाने के बाद से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है और खासकर कुमाऊं की राजनीति में एक सूनापन सा है। अब सवाल ये उठता है कि आपके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। पहले तो 3 छत्रप हुआ करते थे जिन पर दारोमदार हुआ करता था, लेकिन अब आपके पास एक नहीं है, 2 हैं, सिर्फ प्रीतम सिंह और हरीश रावत। कितनी तैयारी है और अपने आप को कितना मजबूत आप समझ रहे हैं और किस किस चुनौतियों से जूझ रहे हैं आप? आपको किशोर उपाध्याय छत्रप नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां तक नाम की चर्चा होती है तो 2 ही 3 नाम चर्चे में। जी, नाम की चर्चा का जो भी है, देखिए छत्रप राजनीतिक दलों में पार्टी जो तय करती है उसी हिसाब से चुनाव में जाया जाता है। इंदिरा हृदयेश जी हमारी बड़ी नेता थी, उनका बड़ा अनुभव था और ये बहुत ही दुखद है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। जी, और उस जो खाली स्थान हुआ है, अभी पार्टी ने उनको पहले भी जब राज्य बना कौन से 2000 में तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन गई थी, लेकिन पार्टी ने हरीश रावत जी को मौका दिया। हरीश रावत की भी हम बात कर रहे हैं, छत्रप इसलिए हैं क्योंकि जी, चलिए आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम संजय भट्ट के पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय भट्ट, आप कितने तैयार हैं? देखिए, आप भी देख रहे हैं और जय सिंह रावत जी जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी देख रहे हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है, घर घर जा रही है। हमने डोर टू डोर कैंपेन जोड़ा जिसमें 3 लाख से अधिक लोग हमसे जुड़े। दूसरे भी हमने कई काम किए। आजकल भी जो कोरोना की महामारी चल रही है तो हमारा ऑक्सीजन जांच करना और लोगों को फ्री डॉक्टर के नंबर बांटना। उत्तराखंड के अंतिम गांव माणा तक हम पहुंचे हैं इस काम के लिए और हमारे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि इसी हफ्ते जो रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बहुत सारे, ढेर सारे, मतलब दर्जनों से भी ज्यादा देखिए युवा नेता। संजय भट्ट जी, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है संजय भट्ट जी, आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नेताओं को शामिल करा लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं खाली बैठे होते हैं, या फिर वो नेता होते हुए अगर वो अपने पार्टी में उन्हें ठीक से मौका नहीं मिलता है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वोट को कन्वर्ट करना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वोट और ये जो लोग ज्वाइन करते हैं किसी भी पार्टी को, उसमें फर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी बात को मैं पूरी तरह से मानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने लगातार दिल्ली में काम किया, आप ये सोचिए ना, उत्तराखंड का पानी है, उत्तराखंड की बिजली है, सबसे ज्यादा बिजली उत्तराखंड में बन सकती है, इतना ज्यादा पानी है, लेकिन हमें उसका मूल्य देना होता है। और मूल्य भी किस हिसाब से देना होता है? दिल्ली में 1 महीने का बिल आता है, उत्तराखंड में 2 महीने का बिल आता है। और यहाँ की सरकार कहती है कि अगर एक बिल में आपका 100 यूनिट खर्च होगा तो 2 रुपए 25 पैसे होगा, अगर आपका 200 यूनिट तक खर्च होगा तो इतना होगा, 400 तक होगा इतना, उसके बाद 6.5 रुपए बन जाता है। आप ये बताइए, 2 महीने का बिल आप देते हैं और कहते हैं कि 200 यूनिट, अरे भैया 2 महीने का बिल दोगे तो पहले ही यूनिट ज्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली के तर्ज पे अगर 1 महीने का बिल दिया जाता तो वो हल्की मात्रा में, यानी जो कम रेट है उस पे होता। लेकिन यहाँ की सरकार लगातार, अभी कोरोना काल के दौरान भी बिजली महंगी की गई। तो हमने जो दिल्ली में काम किए हैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उन कामों को लेके हम जनता के बीच में गए। मैं खुद गया और डोर टू डोर हमने किया, और डोर टू डोर करने के बाद जनता का इतना अपार प्यार मिल रहा है। मैं लगातार वीडियो जनता के बना के सोशल मीडिया पे डालता रहा, वो आप सब देखेंगे। तो ये सिर्फ
ये बात आप सोचेंगे कि कोई खाली बैठा जी। होगा इसलिए ज्वाइन कर गया, ये नहीं बिल्कुल, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा क्योंकि है जब एक संजय लहर भट्ट जी, बनती है, एक हम हवा ये बनती इसलिए है, आपको उसके कह बाद रहे ही हैं, कोई नेता तो समझ के ज्वाइन करता है कि उस नेता की भी अपनी भी वो देखिए पूरी संजय भट्ट जी, जीवन की बात होती है कि भैया अगर मैं किसी पार्टी में गया और वहां कुछ नहीं देखिए, हुआ, वो पार्टी कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है, मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप अपना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। सभी पार्टी जो छोटे दल होते हैं जब शुरुआत करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा कि आप कैंडिडेट भी दीजिए, वोट भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो एक वोट कटुआ के तौर पर गिने जाते हैं। वोट कन्वर्ट कराना, जनता का जो विश्वास है वो जीतना बड़ा मुश्किल होता है। जो वर्षों से पहले से पार्टी वहाँ जमी रहती है उसके बीच में सेंध लगाना ये बहुत मुश्किल का काम होता है। और ये जय सिंह रावत जी भली भांति जानते हैं इस बात को, जैसे उन्होंने पहले ही उदाहरण दिया है। बहुत सारे वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, छोटी छोटी पार्टियाँ वहाँ पर आई, लेकिन सत्ता दो ही पार्टी की रही है, बीजेपी और कांग्रेस। यानी एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी तो फिर कांग्रेस। और इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के सामने अब जो सीधी सीधी टक्कर हो गई है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी तीरथ सिंह रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, मदन कौशिक पूरी मेहनत के साथ जुट गए हैं, और दूसरी तरफ यहां भी अब दो ही नेता जो सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार के तौर पर हैं, प्रीतम सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यहां हरीश रावत जो अब सबसे ज्यादा उनके कंधे पर जिम्मेदारी आ गई है। मैं जय सिंह जी आपसे हम ये स्पष्ट कराना चाहते हैं कि इस वक्त आप उत्तराखंड की राजनीति के बारे में आप बताइए कि चलिए हम जय सिंह जी के पास जाएंगे, हम किशोर उपाध्याय के पास जाना चाहते हैं। किशोर उपाध्याय जी आप बताइए, आप अपनी बात पूरी करिए। तभी कह रहे थे आप कि छत्रप हम भी हैं, जिसको मौका मिलता है, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, वो अपने आप उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे वो नेता हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे विधायक, मंत्री, बहुत सारे नेता हुए। लेकिन सवाल ये होता है कि अभी इस वक्त हरीश रावत सबसे मजबूत और सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर हैं, जो वो खुद भी कहते हैं, वो चाहते भी हैं ये। तो अब आप बताइए कि क्या इस वक्त उत्तराखंड के नैया पार लगाने के लिए हरीश रावत के कंधे पर ही बोझ डालना होगा? नहीं, निश्चित रूप से हरीश रावत जी सबसे बड़ी गत के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पार्टी ने उनके अलावा जब से 80 में उनको टिकट मिला था तब से लगातार वो राजनीतिक फील्ड में है, तो उस हिसाब से आदमी अपना वजूद बना देता है जी। वैसे ही प्रीतम सिंह जी, क्योंकि गुलाब सिंह जी के अलावा वहां कभी पार्टी ने किसी को देखा नहीं है, तो उसी परिवार में लगातार वहां की राजनीति बनती और बिगड़ती जा रही है, तो इसलिए वो भी बड़े कद के नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। और चेहरे के तौर पर हमेशा किसी न किसी को चेहरा बना करके आप 52 में देखिए तो। और जरा हम एक ओपिनियन ले लेते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं, बीजेपी की नेता। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीच में डिस्टर्ब मत करिए, बीच में जो है आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर अपनी बस बात एक मिनट हम आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं आपके पास। सुनीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी। सुनीता जी, लगातार हम लोग 2022 को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आप कितने तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो भी हमारे संगठनों में कार्य प्रणाली चल रही होती है और कार्य चल रहे होते हैं, तो हमेशा ही हमें एक शेड्यूल मिला होता है कि किस समय पे क्या चीज होनी है, किस समय पे क्या नहीं होना है। तो कार्यकर्ता जो है लगातार कार्य करते रहते हैं और संगठन जो हमारा है वो लगातार निरंतर जो है जितने भी हमारे चुनाव से संबंधित कार्य होते हैं या टीम को लेकर मजबूती से आगे खड़े होने के लिए कार्य करने होते हैं, वो सब हम लोग करते हैं। और इसमें हम लोग प्रत्येक मंडल से लेके, प्रत्येक बूथ से लेके सभी जगह हमारी तैयारियां रहती हैं। और जैसे ही हमारे पास जैसे अभी विधानसभा के जो 2 उपचुनाव की बात आ रही है, तो हमारे संगठन में पूरे तरीके से मंथन हो रहा है और आप आने वाले समय में देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो आपको इस पे उपचुनाव में भी कैंडिडेट आपके सामने होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी विधानसभा चुनाव का उपचुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी जो है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम लोग प्रत्येक सीट को एक चैलेंज मान के चलते हैं। हमारे लिए चाहे 70 सीट है चाहे 1 सीट है, हमारे लिए जीतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हम लोग जो जनता के साथ कार्य किए हैं, जो जनता के लिए हमारा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेस पे और जो हमारे मैनिफेस्टो में चीजें रहती हैं उनको हम 1 बाय 1 लोगों के सामने कार्य करके सामने रखते हैं। और
जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुने, ताकि एक प्रदेश में एक अच्छा नेतृत्व जो है वो मिल सके। योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और निरंतर करते आ रही है। आप देखिए कि इतने बड़े चुनौतियों में भी आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल। संजय सिंह रावत जी, अब सवाल यह है कि उपचुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना है। इससे पहले सल्ट विधानसभा उपचुनाव भी हुआ, बीजेपी को जीत मिली। उसी में कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के लिए एक अग्नि परीक्षा है, दोनों के लिए, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों नए चेहरे थे और उनके लिए एक अग्नि परीक्षा से वो चुनाव कम नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था 2022 को लेकर। क्या सल्ट को ही सेमीफाइनल मान लिया जाए या आने वाले जो अब उपचुनाव होना है उसे सेमीफाइनल मान लिया जाए? अगर ये सवाल मेरे से पूछा जा रहा है जी, तो उपचुनाव को कभी सेमीफाइनल नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमेशा उसमें रूलिंग पार्टी जीतती रही है। जी। अच्छा, दूसरी बात है कि जहां पर मृतक आश्रित जब भी चुनाव लड़े हो भारी बहुमत से जीते हैं, चाहे यूकेडी के रहे हो, चाहे कांग्रेस के रहे हो, चाहे बीजेपी के रहे हो। तो जिसने भी कहा कि भाई ये सेमीफाइनल था, वो मेरे ख्याल से उनको उत्तराखंड का तजुर्बा नहीं था। दूसरी बात अभी आपने भी उठाया कि क्या तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। असली सवाल ये है आज की तारीख का। पहले तो ये है कि हमारा विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 तक है उत्तराखंड में, है ना जी। लेकिन क्या 23 मार्च, अब सवाल ये उठ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को आपका 9 सितंबर तक यहाँ की सदस्यता विधानसभा की ग्रहण करनी पड़ेगी, जो आपका अनुच्छेद 164(4) है। उसके हिसाब से तो 6 महीने के अंदर कोई भी बन सकता है, लेकिन मंत्री हो या मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर बनना पड़ता। विधानसभा, विधान परिषद या ये केंद्र के लिए भी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी ही होती है। उसके लिए निर्वाचन आयोग की बाध्यता है। तो निर्वाचन का जो अधिनियम है 1951 का, उसका 151A, अगर आप देखेंगे धारा 151A, 150 में कहा गया है कि इनको 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराना पड़ेगा जी। लेकिन 151 में एक राइडर है। अगर निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से ये समझे कि यहाँ स्थितियां सामान्य नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर में रहा, कई बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, और जैसे आजकल जो पेंडेमिक है, तो उस वजह से पूछ सकते हैं कि अगर हालात सामान्य नहीं है तो उपचुनाव को टाल भी सकते हैं। ये अधिकार भी है निर्वाचन आयोग को। चलिए, इसका दूसरा जो सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है जी कि जहां अगर पदावधि साल भर से कम हो, कार्यकाल रह गया हो, वहां इलेक्शन उपचुनाव नहीं हो सकते हैं। उस हिसाब से उत्तराखंड में जब उपचुनाव होंगे ही नहीं, जैसे इंदिरा जी का भी नहीं हो सकता है, हल्द्वानी खाली हो गया, वहां उपचुनाव नहीं हो सकता है। गंगोत्री खाली था, लेकिन गंगोत्री का जो कार्यकाल है वो उनका जो 23 अप्रैल 2022 को पूरा हो रहा है। इसका मतलब वो भी 1 साल से कम है। आज की तारीख में गंगोत्री में भी चुनाव नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं हैरान हूं इस बात। मैं समझ गया जी। जय सिंह जी, मैं समझ गया हूं आप जो कहना चाह रहे थे और जो कह रहे हैं। समय चूंकि खत्म हो गया है। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल, मैं फाइनल कमेंट चाहता हूं कि आपके तरफ से, यानी कि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि चेहरा नहीं, संगठन महत्वपूर्ण है और हम पूरी तरीके से, संगठन हमारा बहुत मजबूत है और हम संगठन को लेकर चुनाव लड़ेंगे। सुनीता जी। हाँ जी जी, संगठन जी। देखिए भाई साहब, ऐसा होता है कि दोनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन जो है वो पैरेलल जनता के लिए कार्य करते हैं। और संगठन का जो कार्य होता है वो टीम को मजबूत करना होता है। अपनी वैचारिक जो पद्धति होती है, जो विचारों का हमारा आदान प्रदान है, वो हर कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में बिठाना होता है, ताकि हम अपने जितने भी कार्य हमें सौंपे जाते हैं उनको हम तरीके से जो है जनता तक लेकर जाएं और जनता को बताएं, प्रचार प्रसार करें कि किस तरीके से योजनाओं का हमने लाभ लेना है। चलिए, एक छोटा सा सवाल। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस तो फिर बीजेपी, क्या अब आप इसे चुनौती मानते हैं, क्योंकि आपकी सरकार है?
जी देखिए, ऐसा है कि ये मिथक जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी मिथक सत्य साबित हो, ये भी इतिहास है कि ऐसा भी कभी नहीं हुआ है। चलिए। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि 22 में भारतीय जनता पार्टी अपने परफॉर्मेंस के आधार पे दोबारा से आएगी और बहुत जोरों शोरों से आएगी और अपने कार्यों के बल पर आएगी। चलिए, तो बहुत बहुत जनता शुक्रिया। के साथ हमारा जी। जो कनेक्शन है वो बिल्कुल चलिए, बहुत सभी अच्छा मेहमानों है। का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टी अपनी मजबूती के साथ मैदान में उतरे, संघर्ष करें और हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे कि आखिरकार किस पार्टी का कितना जोर है और इस समीकरण में कौन फिट कहाँ बैठता है। फिलहाल इतना ही।